हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग सेंटर में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10, जो कि यहाँ पे दिया गया है 11 के रूप में, क्योंकि 9 के बाद 10 होता है, किंतु मिस प्रिंट के कारण ये थोड़ा गलत हो गया है। तो हम लोग ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे इनके द्वारा लिखा गया जूठन को। चलिए तो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जूठन पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। चलिए ये हमारा जूठन है और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी यही है, जिनके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं और आज हम लोग देखने वाले ये पूरा चैप्टर। तो चलिए, एक रोज हेडमास्टर कलीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा, क्या नाम है बे तेरा। ये देखिए, एक बार क्या है, हेडमास्टर, ये जूठन में लेखक अपने बारे में ही बताते हैं। एक रोज हेडमास्टर कलीराम ने अपने कमरे में, जो हेडमास्टर का नाम था वो कलीराम था, इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। कलीराम, हेडमास्टर का नाम कलीराम, अपने कमरे में बुलाकर पूछता है, क्या नाम है बे तेरा। तो ओम प्रकाश डरते डरते धीरे स्वर में कहा, अपना नाम बतलाया। ये क्या है, अपने धीमे स्वर में अपना नाम बतलाते हैं। हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते हैं। कोई भी हेडमास्टर को देखेगा तो वो थोड़ा सहम जाएगा। पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी, मतलब पूरा स्कूल का जो बच्चा था वो उनसे डरता था, क्योंकि इतनी दहशत उनकी थी, मतलब उनके प्रति डर। चूहड़ का है, हेडमास्टर का दूसरा सवाल उछला। देखिए, पहला सवाल क्या पूछे कि क्या नाम है बे तेरा, और दूसरा क्या बोलते हैं कि चूहड़ का है। और फिर ये ओम प्रकाश जी बोलते हैं कि जी ठीक है। वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा और टहनियाँ तोड़कर झाड़ू बांध ले, पत्तों वाली झाड़ू बनाना और पूरे स्कूल को ऐसा चमका दे जैसा शीशा। तेरे तो ये खानदानी काम है, जा फटाफट काम पे लग जा। देखिए क्या बोलते हैं, जब बोलता है कि चूहड़ है, ये जी बोलते हैं, उसके बाद क्या बोलता है कि जा सामने से जो शीशम का पेड़ है उस पे से टहनियाँ जो पत्तियां वाली है उसे तोड़कर और पूरे स्कूल को उससे झाड़ू लगाओ, शीशे जैसा चमका दे। चलिए, हेडमास्टर के आदेश पर मैंने कमरे बरामदे साफ कर दिए, तभी वे खुद चलकर आए और बोले, इसके बाद मैदान साफ कर दे। देखिए, हेडमास्टर जब उससे बोले कि शीशम के पेड़ से जाके झाड़ू बना के पूरा स्कूल साफ कर दो, तो ये कर दिए। लेकिन फिर जब पूरा स्कूल साफ हो गया तब हेडमास्टर आते हैं, बोलते हैं कि जाके मैदान भी साफ कर दे। चलिए देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था। देखिए, लेखक उस समय छोटे थे, स्कूल टाइम के बच्चे थे, और लेकिन उतने छोटे बच्चे से उतना बड़े मैदान को साफ करना उनके लिए बहुत बड़ा था, जिनके साफ करने में मेरी कमर दर्द करने लगी। फिर भी बेचारे धीरे धीरे साफ किया और उनका जो कमर है वो दर्द करने लगा था। धूल से चेहरा सिर अट गया था, मतलब धूल पे खूब चेहरा, मतलब मैदान में जो धूल उड़ती है उससे पूरा चेहरा भर गया था। मुंह के भीतर घुस गई थी, और जो मुंह के भीतर भी मतलब हाफते कर रहे थे तो धूल उनके भीतर घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। देखिए, और जो इसके अलावा जो बच्चे दाखिला लिए थे वो सारे मतलब क्लास में पढ़ रहे थे, और ये क्या है, ये बाहर झाड़ू लगा रहे थे। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाहें मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की कोई इजाजत नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया। वैसे मैं घर के भाइयों का लाडला था। देखिए, बोलते हैं कि इतना काम करवाते हैं कि पानी पीने तक की भी उन्होंने टाइम नहीं दिया, और ये अब इतना काम कभी जिंदगी में नहीं किए थे, क्योंकि ये अपने भाइयों के लाडला थे। ये अपने घर में भी इतना काम नहीं किए जितना हेडमास्टर ने इन्हें पहले दिन ही करवा लिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये नीची जाति के थे। दूसरे दिन स्कूल पहुंचे। अब ये फिर दूसरे दिन स्कूल पहुंचे। जाते हेडमास्टर ने फिर झाड़ू का काम लगा दिया। देखिए, जैसे ही वो वहां पहुंचा, हेडमास्टर ने फिर बोल दिया कि पूरे स्कूल को झाड़ू लगा। पूरा दिन झाड़ू ही देता रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा। देखिए,
दूसरे दिन भी इन्होंने झाड़ू लगाया, लेकिन मन में एक उम्मीद थी कि चलो कल से तो मैं क्लास में बैठ के कक्षा में पढ़ाई करूँगा। तीसरे दिन मैं कक्षा में चुपचाप जाकर बैठ गया। तीसरे दिन क्या हुआ, ये आए और कक्षा में जाके बैठ गए। थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनी, मतलब थोड़ी देर बाद हेडमास्टर आते हैं। उनके दहाड़ सुन के मैं थर थर काँपने लगा। ये मतलब ऐसे भी दहशत थी हेडमास्टर का, तो ये थर थर काँपने लगे कि क्या हो गया। ये त्यागी लड़के ने चिल्ला कर कहा, माँ सबा वो बैठा है कोने में। ये बोलता है, एक लड़का जो और था वो चिल्ला के बोलता है कि मास्टर साहब ये देखिए कोने में बैठा है। हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली। हेडमास्टर क्या किया कि वो जल्दी जल्दी गया और उसकी गर्दन को दबोच लिया। उनकी अंगुलियों का दबाव मेरी गर्दन पे बढ़ रहा था, मतलब वो धीरे धीरे अंगुलियों को और ज़्यादा दबोच रहे थे, जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोच के उठा लेके। जैसे कोई जो भेड़िया होता है वो बकरी के बच्चों को जब शिकार करता है तब वो ले जाता है, वैसा प्रतीत हो रहा था। कक्षा के खींच कर उसने मुझे बरामदे में जा पटका और कक्षा से उसको उठा के और बरामदे में जाके पटक दिया। चीख कर बोले, जा पूरे मैदान में झाड़ू लगा। और हम चिल्ला के बोले कि तू कक्षा में बैठ के क्या करे, जा तेरा काम यही है कि तू पूरे स्कूल में झाड़ू लगाएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। भयभीत होकर मैंने 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ू उठा ली। मेरी तरह उसके पत्ते भी सूखकर झड़ने लगे थे। देखिए ये इतना डर चुका था कि वही फिर झाड़ू उठा लिया, लेकिन शीशम के जो पत्तों से बना था वो अब सूख चुका था 3 दिन में। सिर्फ बची थी उसकी पतली पतली टहनियाँ, और बची क्या थी, पत्ते तो सारे झड़ गए थे लेकिन बची थी उनकी पतली पतली टहनियाँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मतलब किसी के साथ भी ऐसा होगा तो आंसू ही बहेंगे। रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा, मतलब रो भी रहे थे और फिर भयभीत होकर मैदान में झाड़ू भी लगा रहे थे। स्कूल के कमरे में खिड़की और दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखों छिप कर तमाशा देख रहे थे, और जो स्कूल में जो कमरे से, मतलब जो स्कूल में खिड़की होता है उससे विद्यार्थी और टीचर दोनों ही उसका तमाशा देख रहे थे। मेरा रोम रोम यातना की गहराई में लगातार गिरा था और उसे खुद के अंदर मतलब गिलानी महसूस होने लगा। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे, और जो लेखक के पिताजी हैं वो अचानक से स्कूल के पास से गुजरते हैं। मुझे स्कूल में झाड़ू लगातार देखकर ठिठक गए और वो देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए कि ये क्या कर रहा है। बाहर से आवाज़ देकर बोले, मुंशी जी यो क्या कर रहा है। और ये लेखक के पिताजी बोलते हैं इनको कि मुंशी जी यो क्या कर रहा है। वे मुझे प्यार से मुंशी जी कहा करते थे। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को इनके पिताजी मुंशी जी कहते थे प्यार से। उन्हें देखकर मैं फफक पड़ा, मतलब वो ज़्यादा मतलब वो होता है ना, उस दृश्य को देख के आप लोग कल्पना कर सकते हैं। वे स्कूल में मैदान के पास आ गए और वे स्कूल में मैदान के पास आ गए उनके पास। मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी रोते क्यों हो, ठीक से बोलो क्या हुआ। ये बोलते कि तुम रो क्यों रहे हो और ठीक से बोलो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। मेरी हिचकियाँ बंद गई थी, मतलब हिचकी इनको आ रहा था। हिचक कर पूरी बात मैंने पिताजी को बता दी और 2-3 दिन रोज झाड़ू लगवा रहे, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते। और ये हिचक कर ही बोलते हैं कि मुझे ये हेड मास्टर जो है वो मुझे 3 दिन से कक्षा में पढ़ने नहीं दे रहा और झाड़ू लगवा रहा है। पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। उनकी आंखों में मेरे लिए गर्मी उतर आई थी, आंखों में आग की गर्मी उतर आई थी। हमेशा दूसरों का सामने कमान बने रहने वाले पिताजी ने लंबी लंबी घनी मूंछें गुस्से से फड़फड़ा लगने रही थी, चीखने लगे, कौन सा मास्टर वो जो मेरे बेटे से झाड़ू लगवाता है। देखिए पिताजी क्या किए कि उसके हाथ से झाड़ू को छीन लिया और उनकी आंखों में गर्मी आ गई कि कोई भी अपने बेटे को, लाडले बेटे को अगर देखेगा झाड़ू लगाते हुए तो पिताजी का रिएक्शन क्या होगा आप लोग कल्पना कर सकते हो। दूसरे और जो इनके पिताजी थे वो दूसरे बहुत नर्म दिल के थे। जो उनकी जो मूछें थी वो घनी घनी, वो गुस्सा, मतलब उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था कुछ कहने का नहीं। और चीख कर बोले, कौन सा मास्टर वो है जो मेरे बेटे से झाड़ू लगवा रहा है। चलिए हम देखते हैं। पिताजी की आवाज़ पूरे स्कूल में गूंज गई, जिसे सुनकर हेडमास्टर सहित मास्टर बाहर आ गए। कालीराम हेडमास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया
लेकिन पिताजी का धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उस रोज जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। देखिए, जो पिताजी जब चिल्लाकर बोले तो पूरा स्कूल में उनकी आवाज़ गूंज गई, और जो उसके साथ जो हेडमास्टर थे और मास्टर जितने भी थे सभी लोग बाहर आ गए। कलीराम ने हेडमास्टर मतलब जो कलीराम मतलब हेडमास्टर का नाम कलीराम था, वो पिताजी को धमकाता है गाली देके कि चुप हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ, ऐसे ऐसे बोलता है। लेकिन पिताजी ने उस मतलब जब ये गाली भी देता है, धमकी भी देता है, तो पिताजी पे कोई असर नहीं होता और बहुत साहस के साथ पिताजी ने हेडमास्टर का सामना करते हैं। और जो लेखक है वो उस साहस को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि पहली बार उसने अपने पिताजी को इतना ज़्यादा मतलब देखा था। चलिए अब दूसरा पार्ट में देखते हैं क्या हुआ। मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 तांगाओं, हिंदू मुस्लिम के घर और खेर मर्दों के बैठक खाने और मवेशियों के बांधने के जगह में साफ सफाई किया करती थी। इसकी जो माँ है वो मेहनत मजदूरी करके 8-10 तांगाओं यानी कि हिंदू मुस्लिम का जो घर है उसमें नौकर का काम करती थी, नौकरानी का। और जो जहाँ पे मर्दों का बैठक खाना होता है, मवेशियों मतलब जहाँ पे जानवर बांधे जाते हैं, उस जगह साफ सफाई भी करती थी। इस काम में मेरी बहन, बड़ी भाभी और जसवीर और जमशेद 2 भाई माँ के हाथ बटाते थे। और इस काम को करने में कौन कौन बटाते थे, तो उनकी बहन मतलब लेखक की बहन और उनकी भाभी बड़ी भाभी और जसवीर जनेसर 2 भाई थे उनके, वो उनका मदद करते थे। बड़ा भाई सुखबीर तांगाओं के यहाँ वार्षिक नौकरी की तरह काम करता था, और जो बड़ा भाई था वो तांगाओं की वार्षिक नौकरी की तरह काम करता था। चलिए चलिए प्रत्येक तांगा के घर में 10-15 मवेशी थे। जो जितने भी घर था उसमें हर के घर में 10-15 मवेशी में यानी कि गाय भैंस बैल सामान्य बात थे। उनका गोबर उठाकर गांव के बाहर कुड़ियों पर और उपले बनाने की जगह पे डालना रहता था। देखिए उनका जो जहाँ पे एक गोबर रखा जाता है या तो वहाँ डालना रहता था या उपले जहाँ पे गोईठा बनता है, गोईठा बोलते हैं इसे मतलब बिहार में। आपके तरफ क्या बोलते हैं इससे जो बनता है वो बता देना। उपले बनाने की जगह पे डालना पड़ता था, वहाँ पे डालते थे। प्रत्येक घेर से हर रोज 5-6 टोकरे गोबर निकलता था। देखिए अब 10-15 मवेशी मतलब गाय भैंस रहेंगी तो 5-6 टोकरे तो गोबर निकलेगा ही, वही 5-6 गोबर निकलते थे, 5-6 टोकरे गोबर निकलते थे। सर्दी के महीने में ये काम कष्टदायक होता था। जब सर्दी मतलब ठंड का टाइम होता था तो ये काम बहुत कठिन होता था। गाय बैल और भैंस की सर्दी से बचाने के लिए बड़े बड़े दलानों में बांधा जाता था, जिसमें गन्ने की सूखी पत्तियां या फूस बिछा देते थे। देखिए गाय भैंस बैलों को बचाने के लिए बड़ी बड़ी दलानों में बांध कर उसके नीचे गन्ने की सूखी पत्तियों को बिछा दिया जाता था, जिनसे उन्हें गर्मी मिले। रात भर जानवरों का गोबर और मूत्र उसी दलान में फैला रहता था। और जो ये होता था, देखिए जब उन लोग जो गोबर करेगा मूत्र करेगा वो सब उसी में पेश जाता था, जिसके कारण ये जो काम होता था वो कष्टदायक हो जाता था। 10-15 दिनों बाद एक बार पाती बदल दी जाती थी या फिर उसके ऊपर सूखल पाती बिछा दी जाती थी। जब 10-15 दिन हो जाता था तब या तो पाती को बदल दिया जाता था या फिर उसी के ऊपर दूसरा पाती को बिछा दिया जाता था। इतने दिनों में दलानों में भारी दुर्गंध से गोबर ढूंढ ढूंढ कर निकालना बहुत तकलीफ देता। लेकिन जब पता ही होगा कि 1-2 दिन में ही बदबू इतना करने लगता है, उसे निकालना बहुत तकलीफ दे होता था। दुर्गंध से सिर भिन भिन आ जाता था और उस हालत में जो मन होता है वो भिन भिन करने लगता है। इन सब कामों के बदले में मिलता था 2 जानवर। पिछले फसल के समय 5 सेर अनाज। और मिलता क्या था इन कामों के बदले, पिछले फसल के समय 5 सेर अनाज मिलता था, यानी कि लगभग 2.5 किलो अनाज, सिर्फ 2.5 किलो अनाज मिलता था। 10 मवेशी वाले घर में लगभग 25 सेर, मतलब जिसके घर में 10 मवेशी होते थे उसमें कितना 25 सेर यानी कि 12 से 13 किलो अनाज मिलता था। दोपहर के समय हर घर में बची खुची रोटी को खास तौर पे चूड़ों को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाते थे। देखिए जब लास्ट में जो थोड़ा सा आटा बच जाता था उसमें क्या जो जानवरों को भूसा दी जाता वही भूसी मिला के इन्हें रोटी बना के दे दिया जाता था। फिर कभी कभी ऐसा भी होता था जो जूठन होता था उनका जो खा के बच जाता था वो उन्हें टोकरी में डाल देते थे।
शादी विवाह के मौके पे जब मेहमान या बाराती खाना खा रहे होते थे तो चूड़े दरवाजे पे बड़े बड़े टोकरे लेके बैठे रहते थे। देखिए, जब शादी विवाह हो रहा होता है तो क्या करते हैं कि जो बाराती खाना खा रहे होते हैं उसके बाहर जहाँ पे पत्तल उन लोग फेंकते हैं वहाँ पे ये चूड़े दरवाजे पे बड़े बड़े टोकरे लेके बैठे रहते थे। बारात के खाना खा चुकने पर जूठी पत्तलों उन टोकरों में डाल दी जाती थी और जो बारात जब खाना खा लेता था तो जूठी पत्तल को उठा के एक जगह डाल दिया जाता था। जिन्हें घर ले जाने पर वे जूठन इकट्ठा कर लेते थे। और देखिए, जो उसमें बच जाती थी उसमें से जो पूड़ी बच गया, सब्जी बच गया, उसे वो रख लेते थे। पूड़ी के बचे खुचे टुकड़े, एक आध मिठाई का टुकड़ा और थोड़ी बहुत सब्जी पत्तल में पाकर बाछी खिल जाती थी। और देखिए, बाछी खिल जाते थे मतलब पूरी के बचे खुचे टुकड़े। इतना जूठन के लिए भी सोचिए, बाछी यानी कि बहुत खुश हो जाते थे जब उन्हें मिलता था क्या, थोड़ी बहुत सब्जी मिल जाती थी, पूड़ी के बचे खुचे टुकड़े मिल जाते थे और एक आध मिठाई मिल जाती थी। इतने में वो खुश हो जाते थे। जिस बारात की पतलों में जूठन कम उतरती थी कहा जाता था कि भूखड़ लोग आए। और जिस बारात में मतलब कम जूठन मिलता था वो ऐसा बोलते थे कि भूखड़ लोग आए और सारा खुद ही खा गए, मतलब चट कर गए। अक्सर ऐसे मौके पे बड़े बूढ़े ऐसी बारातों का जिक्र बड़े रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे कि उस बारात में इतनी जूठन आई कि महीनों तक खाता रहे। देखिए, कुछ बूढ़े लोग मतलब ये सुने थे कि उस बारात में इतनी, मतलब अगर किसी का बारात है और उसमें से बहुत सारी जूठन होता था तो बोलते थे महीनों तक तो उन्हीं के जो इकट्ठा किए थे जूठन वही को खाते रहे। चलिए, पत्तलों में जो पूड़ियाँ के टुकड़े एकत्र होते थे उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। देखिए, जो पत्तल में से जो पूड़ियाँ के टुकड़े मिलते थे उन्हें क्या करते थे, ये धूप में डाल देते थे ताकि वो सूख जाए। चरपाई पे कोई कपड़ा डालकर उन्हें फैला दिया जाता था और चरपाई के ऊपर कपड़ा डाल के उस पर पूड़ियों के टुकड़े को रख दिया जाता था। अक्सर मुझे पहरे पर बिठाया जाता था क्योंकि सूखने वाली पूड़ियों पर कौए, मुर्गियाँ, कुत्ते अक्सर टूट पड़ते थे। जरा सी आंखें बची कि पूड़ियाँ साफ, इसीलिए डंडा लेकर चरपाई के पास बैठना पड़ता था। देखिए, अब क्या होता है कि जब ये सूखने के लिए डाला जाता था तो वहाँ जो अगर इनकी नज़र से बची थोड़ी सी कि कुत्ते, मुर्गियाँ ये सब उस जूठन पे टूट पड़ते थे और बचे और तुरंत साफ कर देते। इसलिए लेखक को क्या किया जाता था, डंडा देकर उसी के पास बैठा दिया जाता था कि तुम इसकी देखभाल करो। वे सूखी पूड़ियाँ बारात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थी। उन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था। वे पूड़ियों का क्या करते थे, बरसात के दिनों में काम आता था। वो सूखी पूड़ियों का करते क्या थे, तो ये सूखी पूड़ियाँ बरसात के दिनों के कठिन काम आती थी। उन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था। वो क्या करते थे कि बरसात के दिन में जब क्या होता था, पानी में भिगोकर उबाल लेते थे। वो उसमें उबली हुई पूड़ियों में बारीक मिर्च और नमक डालकर खाने में मज़ा आता था। और जो उबल जाता था पूड़ी, उसमें मिर्च और ये सब डाल के खाने में बहुत मज़ा आता था। कभी कभी गुड़ डालकर लुगदी जैसा बनाया जाता था जिसे बड़े चाव से खाते थे। और जो लुगदी जैसा बना देता था गुड़ डाल के, यानी कि मीठे को डाल के, उसे बहुत बड़े चाव से खाते थे। आज जब मैं इन बातों को सोचता हूँ तो मेरे अंदर कांटे जैसे उगने लगते हैं। और ये अब लेखक ना बड़े हो चुके हैं और मतलब ये लेखक बन चुके हैं, तो ये सब जो बचपन की यादों को याद करते हैं तो उनके मन में बहुत कांटे जैसे उगने लगते हैं कि कैसी ज़िंदगी थी मेरा, कैसा जीवन था। दिन रात मर खप कर हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन बोलते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ हमें मिलता क्या था, तो सिर्फ जूठन, वो भी लोगों का। फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं थी, कोई शर्मिंदगी नहीं थी, कोई पश्चाताप नहीं था। मतलब किसी इतना मतलब करने के बाद भी किसी को कोई शिकायत नहीं थी। जब जब मैं छोटा था तो माँ के साथ जाता था। माँ पिताजी हाथ बटाने, तंगाओं यानी को खाने को देखकर अक्सर सोचा करता था कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता। आज जब सोचता हूँ तो जी मितलाने लगता। देखिए, जब ये छोटा थे माँ के साथ जाते थे काम पे और जो खाना खाते हुए देखकर सोचते थे कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता।
और यही को सोचकर बहुत मतलब दुखी होते हैं। अभी पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था किसी इंटरव्यू के सिलसिले में। देखिए, सुखदेव जी त्यागी के पोता सुरेंद्र सिंह लेखक के घर में आए थे। गांव में मेरा पता लेकर आया था, रात में रुका। मतलब ये यही सोच के आए थे, पता लेकर आए थे लेखक का, और उनके घर रुके थे। मेरी पत्नी ने यथासंभव अच्छा खाना खिलाया। खाना खाते ही वो बोला, भाभी जी आपके हाथों का खाना तो बहुत जायकेदार है, हमारे घर में तो किसी ऐसा खाना बना ही नहीं सकता। देखिए, सुरेंद्र जब आता है तब लेखक की पत्नी उसे खाना खिलाती है, और जो सुरेंद्र बोलता है, भाभी आपके हाथों का खाना तो बहुत जायकेदार है, ऐसा खाना हमारे घर में तो कोई बनाता ही नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरी पत्नी खुश हुई, लेकिन मैं काफी देर तक विचलित रहा। बचपन की घटनाएं, स्मृतियां दरवाजे पे खड़कने लगी। देखिए, ये सुनकर उसकी पत्नी तो बहुत खुश हो गई कि तारीफ मिली है तो, लेकिन जो लेखक है वो काफी देर तक मतलब किसी और ही दुनिया में चले गए। मतलब अपने बचपन की यादें उनके सामने आके खटखटाने लगी दरवाजा। सुरेंद्र जब पैदा भी नहीं हुआ था, उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। देखिए, जब सुरेंद्र पैदा नहीं हुआ था तब ये उस समय की बात बताते हैं कि उसकी बुआ सुखदेव जी त्यागी की लड़की, जो सुखदेव जी त्यागी है, उनकी लड़की की शादी थी। उनके यहाँ मेरी माँ सफाई का काम करती थी। शादी के 10-12 दिनों से माँ पिताजी सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन से लेकर बाहर तक के अनेक काम किए। बहुत ज़्यादा काम किए, घर का काम, बाहर का काम, हर जगह का काम ये किए 10-12 दिन तक। बेटी की शादी का मतलब गांव भर का शादी। देखिए, पहले क्या होता था, बेटी की शादी मतलब कि गांव भर का शादी मानते थे, तो गांव भर की इज्जत होती थी बेटी का शादी का मतलब। कहीं कोई कमी रह गई, गांव भर के चरपाई में ढोल ढोल कर इकट्ठा किया था पिताजी ने। बारात खाना खा रही थी, माँ टोकरा लेकर दरवाजे पे बैठी थी। जब बारात खाना खा रही थी तो माँ उसके क्या करती है, टोकरा लेकर दरवाजे पे बैठी होती है। मैं और मेरी छोटी बहन माया माँ के समीटे थे। मतलब लेखक और उनकी बहन भी माँ के पास में ही थी, इस उम्मीद से कि भीतर से जो मिठाई या पकवान की महक आ रही है वो हमें भी खाने को मिलेगा। इस उम्मीद से थे वे दोनों बच्चे कि जो भीतर जो मिठाइयाँ हैं, महक आ रही है, वो हमें भी आज खाने को मिलेगा, क्योंकि मेरी माँ ने इतना काम किया है तो देना चाहिए। जब सब लोग खाकर चले गए तो मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी के दलान से बाहर आते ही देखकर बोला, चौधरी जी। जब बारात सारे खा के चले गए तब उस लेखक की माँ सुखदेव जी त्यागी के दलान से वो सुखदेव जी त्यागी जब आते हैं बाहर तो बोलती है, चौधरी जी इवे तो सब खाना खा के चले गए। बोलते मतलब इसका मतलब सब तो खाना खा के चले गए, मायके जा को तो भी एक पत्तल पर धर को कुछ दे दो। मतलब कि मुझे भी एक पत्तल पे ये सब कुछ दे दीजिए। वो तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। मतलब इस दिन का इंतजार तो हम बहुत दिनों से कर रहे हैं। सुखदेव सिंह ने जूठी पत्तलों के भरे टोकरे की तरफ इशारा करके कहा, टोकरी भर के जो जूठन ले जा रही है, ऊपर से जागतों के लिए खाना मांग रही है। बोलती है कि टोकरी भर के जो जूठन इकट्ठा किया है, ऊपर से खाना मांग रही है। अपनी औकात में रह चोरी, मतलब चिल्लाकर बोलते, अपनी औकात में रह चोरी, उठ टोकरा दरवाजे से और चलते बन। मतलब उठा टोकरा, अपनी टोकरा को ले और यहाँ से चल, जल्दी सा निकल जा, ऐसा बोलती है। उसी देखिए, सुखदेव सिंह त्यागी ऐसा बोलता था, और आज उसी की बेटी की बेटा जो है वो लेखक के यहाँ खाना खा रहा है और उसकी तारीफ कर रहा है। चलिए अब तीसरे में देखते हैं क्या होता है। चलिए, उस दिन मैं 9वीं कक्षा में था। उस समय क्या था, लेखक 9वीं कक्षा में थे। कक्षा की आर्थिक हालत कमजोर थी, नहीं घर की आर्थिक हालत कमजोर थी। जो घर का आर्थिक हालत था वो बहुत कमजोर था। एक पैसे के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को खटना पड़ता था। मेरे पास पाठ्य पुस्तक हमेशा कम रहती थी, दोस्तों से मांग कर काम चलाना पड़ता था। कपड़े में भी वही स्थिति थी, जो मिल गया वही पहन लिया, जो वक्त का खाना मिल गया। उन दिनों गाँव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहोड़ों के जिम्मे था। जिसके घर में जो काम करता था उसके मरे हुए पशु भी उसी को उठाने पड़ते थे।
इसके बदले कोई मोहताने या मजदूरी नहीं मिलती थी। एक गाय, भैंस और बैल को उठाने के लिए 4-6 लोगों की जरूरत होती थी। जिनका मवेशी मर जाता था उससे जल्दी लगी रहती थी, इसलिए वो बार बार बस्ती में आकर चिल्लाता था। देर होने पर गालियां बकता था। उठाने वाले को इकट्ठा करने में अक्सर देर हो जाती थी। देखिए क्या होता था कि लेखक इतने गरीब थे कि हर एक सदस्य को पैसे के लिए काम करना पड़ता था। और जो जहाँ जिसके मवेशी जहाँ पे मर गए, तो अगर मवेशी मर गए तो उनकी बॉडी को ले जाना भी इन चूहोड़ों का ही काम होता था। और अगर देर हो गया, मवेशी जैसे मर गया मवेशी, और अगर ये नहीं तो बस्ती में आकर ये चिल्लाता था और गालियाँ भी बकता था। लेकिन उसे उठाने के लिए 4-6 आदमी तो चाहिए और इसे इकट्ठा करने में अक्सर टाइम लगता था। मरे हुए पशुओं को उठाना कठिन काम होता था। देखिए मरे हुए पशु को तो जानते ही हैं कि कठिन काम होता है। उसके अगले पिछले पैरों में रस्सी बांधकर बांस की मोटी बहियों में उठाना पड़ता था। ये देखिए कैसे लेके जाते थे, तो बांस में आगे पीछे मोटी रस्सियों से उसके पैर को बांध दिया जाता था और फिर उठा के ले जाते थे। इतने श्रम में साथ के मात्र गालियाँ देखिए। और जो इतना करने मतलब मृत मवेशी के मृत शरीर को ले जाने के बदले इन्हें मिलता क्या था, तो कुछ भी नहीं मिलता था। इन्हें कोई भी अलग से पैसे नहीं मिलते थे। ये तो इनका तय था कि जो जिसके यहाँ का मवेशी मर गया उन्हें उठाना पड़ेगा। उसके बदले में कोई भी पैसे नहीं दी जाते थे। हाँ कितने क्रूर समाज में रहे हम, ये बोलते हैं कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था सब ये सब। देखिए ये इतने जहाँ पे मेहनत का कोई मोल नहीं था, और ये जो निर्धनता था यानी कि जो गरीब है उसे गरीब रखने का ही एक षड्यंत्र अगर देखा जाए तो ये कहते हैं। मरे हुए पशु की खाल मुजफ्फरपुर नगर के चमड़ा बाजार में बिक जाती थी। जो मरे हुए पशु होते थे उनका जो ऊपरी खाल होता था वो मुजफ्फरपुर के चमड़ा बाजार में बिक जाता था। उन दिनों एक पशु की खाल 20 से 25 रुपए में बिकती थी। उस समय कितना में मिलती थी, एक जानवर की खाल का 20 से 25 रुपए मिलती थी। आने जाने और मरे हुए पशुओं को उठाने की मजदूरी देकर मुश्किल से एक खाल के बदले 10-15 रुपए हाथ में आते थे। और जो 10-15 रुपए ही हाथ में आता था मजदूरी ये सब देके। तंगी के दिनों में 10-15 रुपए भी बहुत बड़ी रकम थी। जब वो स्थिति में है कि 1 रुपया कमाना मुश्किल हो, तो उस समय 10-15 रुपए भी बहुत बड़ी रकम लगती थी। चमड़ा खरीदने वाले दुकानदार खाल में बड़ी मेख निकालता था। तो कमरा खरीदता था दुकानदार, वो खाल को अच्छी तरीके से देखता था तभी खरीदता था। कटे फट जाने पे खाल बेकार हो जाती थी, और अगर खाल कट फट गया तो वो फिर नहीं बिकता था। खाल को निकालते ही उस पर नमक लगाना पड़ता था। जब खाल निकल जाता था तो उसके ऊपर नमक लगाना पड़ता था, वरना दूसरे ही खाल वरना दूसरा दिन ही खाल। देखिए अगर वो खाल पे नमक नहीं लगाएंगे तो दूसरे दिन ही वो खाल खराब हो जाएगी, जिसे दुकानदार खरीदने से मना कर देता था। जब खाल खराब हो जाती थी तो दुकानदार उसे नहीं खरीदता था और वो मना कर देता था। एक रोज क्या होता है, एक दिन कि ब्रह्म रोज तांगा का बैल खेत में लौटते समय रास्ते में गिर पड़ता है। जब एक बार जो ब्रह्म तांगा यानी कि जो ब्रह्म तांगा है उसका बैल खेत से जब लौट रहा था उसी समय रास्ते में गिर पड़ता है। उठ नहीं पाया और मर गया। वो उठ नहीं पाता और वहीं पे मर जाता है। कुछ ही देर बाद ब्रह्मदेव ने हमारे घर खबर कर दी थी। देखिए कुछ देर बाद क्या करता है, ब्रह्मदेव चूहड़ों के यहाँ, लेखक के यहाँ जो कि चूहड़ थे उनके यहाँ खबर कर देती थी। पिताजी और मुझसे बड़े भाई जनेश्वर उस रोज किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे। लेखक के पिताजी उस दिन घर पे नहीं थे, वो रिश्तेदारी के यहाँ गए थे। घर में माँ, मेरी बहन माया और सबसे बड़ी भाभी देवी ही रहती थी। जसवीर उन दिनों देहरादून में था मामा के पास। देखिए जनेसर था उस दिन रिश्तेदारी में गया था, और एक जो और भाई थे जसवीर उस दिन देहरा में मामा के पास गया था। और घर में सिर्फ कौन थी, तो माँ थी उनकी, माया बहन थी और उनकी भाभी थी, और कोई नहीं था। और लेखक खुद था। माँ परेशान हो गई कि बाल की खाल उतारने के लिए किसे भेजें। अब माँ सोचने लगी कि आखिर बैल की खाल उतारने के लिए भेजे तो किसको भेजें। बस्ती में 1-2 लोग थे जिनका कोई भी उस समय जाने के लिए तैयार नहीं। बस्ती में लोग भी थे 1-2, तो वो जाने के लिए उस समय तैयार नहीं थे। मामा ने चाचा की बात की, वे तैयार हो गए। मामा जो माँ है वो चाचा से अपनी बात करते हैं, मतलब
लेखक के चाचा से बात करती है, वे तैयार हो जाते, लेकिन उनकी किसी साथ किसी को जाना चाहिए, मतलब चाचा अकेले नहीं जाना था, उसके साथ किसी को बोलते हैं कि अगर कोई आएगा तभी वो जाएंगे, अकेले वो खाल नहीं उतार पाएंगे, मतलब खाल उतारने के लिए कम से कम 2 आदमी की ज़रूरत होती थी। मैं उस समय स्कूल में था, मतलब जो लेखक थे उस समय स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। माँ ने थक हार कर मुझे ही बुला लिया। अब माँ के पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं, इसलिए थक हार के वो लेखक को ही बुला लेते हैं। माँ नहीं चाहती थी कि वह काम मुझे करना पड़े, लेकिन खाल बेचकर जो 10-15 रुपए मिलने वाले थे उन्हें छोड़ पाने की स्थिति माँ नहीं थी। देखिए, लेखक की माँ चाहती थी कि वो नहीं चाहते थे कि ये सब काम मेरे बेटे को करना पड़े, लेकिन 10-15 रुपये जो मिलेगा खाल बेचकर, उसे वो माँ खोना नहीं चाहती थी। हार कर माँ ने मुझे चाचा के साथ भेज दिया, और फिर लास्ट में आखिर माँ ने लेखक को चाचा के साथ भेज ही दिया। मेरे चाचा 16 माह काम चोर थे, बस सारा दिन ढोल ताशों में लगे रहते थे, मेहनत का काम कतराते थे। देखिए, उसके जो चाचा थे वो बहुत काम चोर थे, मेहनत के काम से मतलब कतराते थे बहुत ज़्यादा। माँ को फिक्र लगी थी कहीं हमारे पहुँचने से पहले बैल को गिद्ध या जंगली जानवर न खा जाए, मतलब टूट पड़े। देखिए, माँ को एक डर भी था कि हमारे पहुँचने के पहले ही अगर गिद्ध या जंगली जानवर अगर उस पर टूट पड़े तो उसमें छेद हो जाएगा, जिसको फिर वो खराब हो जाएगी और उसके पैसे, उसके बदले 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। चाचा ने खाल उतारनी शुरू की। अब चाचा क्या करते हैं कि खाल उतारना शुरू करते हैं। मैं उनकी मदद कर रहा था। चाचे का हाथ धीरे धीरे चल रहा था। पिताजी जैसे कुशलता उनमें नहीं थी। थोड़ी देर बाद वे थककर बीड़ी पीने बैठ गए। देखिए, चाचा जी खाल उतारते हैं, लेकिन चाचा जी बहुत धीरे धीरे खाल उतार रहे थे। जैसे लेखक के पिताजी जल्दी जल्दी उतारते थे, वैसे उनमें उतनी कुशलता नहीं थी। लेकिन थोड़ी देर बाद वे थक कर क्या किए कि बीड़ी पीने लग गए। और चाचा जी ने एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी, और चाचा जी ने क्या किया कि लेखक के हाथ में छुरी पकड़ा दी और बोले धीरे धीरे खाल उतारो। और धीरे धीरे बोलते हैं कि चलो अब तुम खाल उतारो, अकेले से तो शाम तक नहीं उतरेगी। और बोलते हैं कि अगर मैं अकेले उतारता रहूँगा तो शाम तक भी नहीं उतरेगी। छुरी पकड़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे। देखिए, जैसे ही लेखक छुरी पकड़ते हैं उनका हाथ थर थर कांपने लगता। अजीब से संकट में फंस गया था। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया। उस रोज मेरे भीतर कुछ था जो टूट रहा था। उस समय लेखक के भीतर जो भी था वो टूट रहा था। चाचा ने हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारी थी, मतलब चाचा के कहने पे उन्होंने बैल उतारी थी। मैं जैसे स्वयं के गहरे दलदल में फंस रहा था। देखिए, वो खाल तो उतार रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो खाल उतार रहे थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो गहरे दलदल में फंसे जा रहे हैं। जैसे ही मैं उभरना चाहता था, और मतलब जहाँ से वो चाहते थे कि ये मैं यहाँ जो खाल उतारा वो मैं खाल ना उतारूँ, उससे उभरना चाहते थे। हालत मुझे उसी दलदल में घसीट रहे थे, लेकिन हालत जो उस समय की थी वो उसी दलदल में और नीचे की ओर उन्हें घसीट रही थी। चाचा के साथ तपती दोपहरिया में जिस यातना से मैंने भोगा था, आज भी उनके जख्म मेरे तन पर ताजा है। देखिए, लेखक के साथ जो ये घटना हुई वो आज भी लेखक को याद है और उनके जख्म पे ताजा है। जैसे जैसे खाल उतार रही थी मेरे भीतर का रक्त जम रहा था। देखिए, लेखक जो खाल उतार तो रहे थे, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि मेरे भीतर जो खून है वो जम रहा है। खाल उतारने पर कई घंटे लग गए थे। चाचा ने खाल को जमीन पे फैला दिया। खाल उतारने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, और फिर क्या किया कि चाचा ने खाल को ज़मीन पे फैला दिया। उस पर लगे खून की सूखी ज़मीन को सोख ले, और जो खाल में खून लगा हुआ है वो ज़मीन उसे सोख ले। इस उद्देश्य से उसे ज़मीन पे फैला देते हैं। चाचा ने खाल को चादर में बांध दिया। अब क्या हुआ कि जब सारा खून जमीन सोख लिया, तो अब चाचा ने खाल को चादर में बांध दिया। गठरी उठाकर सर पर रख ली थी। लगभग 2 मील की दूरी पर हमारा घर था। लेखक जो गठरी था और इनका घर के बीच की दूरी कितनी थी? 2 मील। बोझ के कारण चाचा को तेज चलना पड़ रहा था। बोझ जितना बहुत ज़्यादा भारी बोझ था, तो उसके कारण चाचा जल्दी जल्दी चल रहे थे। मैं हाथ में छुरी पकड़ के उनके पीछे पीछे लगभग दौड़ता जाता था, और जो लेखक थे वो छोटा थे, तो उनकी कदम धीरे धीरे चलती थी, जिनके कारण उन्हें पीछे छुरी पकड़ के वो दौड़ते दौड़ते जा रहे थे। भसेड़ा जाने वाली पक्की सड़क से हम दोनों बस अड्डे के पास पहुंचे थे। ये जो
भसेड़ा जाने वाली इस पक्की सड़क थी, उसके अड्डे के पास ही पहुंचे थे। गठरी सिर पर उतारकर चाचा ने जमीन पर रख दी। और अब क्या करते हैं चाचा उनके कि गठरी को उतार देते हैं सर से और जमीन पे रख देते हैं। यहाँ के आगे तुम ले जाओ, मैं थक गया हूँ। और चाचा क्या बोलते हैं कि यहाँ के आगे तुम ले जाओ, अब मैं थक गया हूँ। उस रोज मैंने चाचा से बहुत कहा, लेकिन वे नहीं माने। चाचा बस अड्डे की भीड़ पार करा दो। लेखक अपने चाचा से बोलते हैं कि चाचा आप बस ये अड्डे का जो भीड़ है उसे पार करा दो, उसके बाद मैं ले चलूँगा। लेकिन इनके चाचा जो है वो नहीं मानते हैं। और देखिए आखिर लेखक वहाँ पे क्यों नहीं लेके जाना चाहते थे, तो बोलते थे मेरे स्कूल की छुट्टी का समय। और उस समय लेखक के जो स्कूल था वो जो टाइम था वो छुट्टी का समय था। स्कूल में काफ़ी के सभी साथी यहाँ ले जाते हुए देखेंगे तो वो स्कूल में मुझे तंग करेंगे। और लेखक को ये डर था कि ये बोलते हैं कि अगर ये मुझे देख लेंगे ले जाते हुए तो स्कूल में मुझे बहुत तंग करेंगे। मेरे गिड़गिड़ाकर रुआसी आवाज में चाचा से कहा था, मतलब ये रो रो कर बोल रहे थे कि चाचा प्लीज बस ये अड्डा पार करा दो, किंतु वे नहीं पसंद। इतना बोलने के बाद भी उनके चाचा को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। गठरी उठाकर मेरे सिर पर रख दी और गठरी को उठाकर इनके लेखक के सिर पे रख दी। गठरी का वजन मेरे वजन से ज्यादा था। जैसे कि देखिए गठरी का वजन 10 किलो है, नहीं देखिए अगर लेखक का वजन 10 किलो है तो गठरी का वजन 12 किलो। वही बोलते हैं कि मेरे वजन से ज़्यादा था, मजबूरन उठा के चलना पड़ा। अब वो कोई रास्ता नहीं था, आखिर लेखक को चलना ही पड़ा। बस अड्डे से परिचित भीड़ से मैं उस रोज जिस तरह निकला हूँ मेरा मन ही जानता है। और जो वहाँ पे अड्डे जो स्कूल के भीड़ ये सबसे जिस तरह निकले हैं वो सिर्फ लेखक का मन ही जानता है। मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे वो सामना करना पड़ा और वो उस भीड़ से निकल गए। एक भय लगातार मेरा पीछा कर रहा था कि कहीं कोई देख ना ले। और उनके भीतर में ना एक भय चल रहा था कि कहीं कोई मेरे पीछा अगर कोई देख लिया तो स्कूल में बहुत चिढ़ाएंगे, कोई सहपाठी ना मिल जाए, मतलब कोई दोस्त ना मिल जाए। अगर कोई पूछ बैठेगा तो मैं क्या बताऊंगा, अगर कोई पूछ लेगा कि क्या लेके जा रहे हो तो लेखक उससे मैं क्या बताते। घर तक पहुंचते पहुंचते मेरी टांगें जवाब दे रही थी। लग रहा था कि अब गिरा। गांव के किनारे किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा बस्ती तक पहुंचने के लिए। देखिए घर पे पहुंचते पहुंचते मतलब भारी होने के कारण लेखक के टांग जवाब दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब गिर जाऊंगा, अब गिर जाऊंगा। और किनारे किनारे लंबा चक्कर काटते हुए वो घर पहुंचे थे, क्योंकि 2 मील उनके घर से था। मुझे उस हालत में देखकर माँ रो पड़ी। देखिए अब अपने बच्चे को जब माँ देखती है कि ऐसा है तो वो रो पड़ती है। बड़ी भाभी ने उस रोज माँ से कहा था। देखिए लेखक की जो बड़ी भाभी है वो लेखक की माँ से कहती है इनसे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे। ये बोलते हैं कि इनसे ये सब नहीं कराओ, चाहे तो हम लोग भूखे रह लेंगे। इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो, जो गंदगी है ये इस पे नहीं घसीटो इनको। भाभी के ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। जो भाभी ये शब्द बोली थी वो लेखक के लिए हमेशा मतलब रोशनी बनकर चमका था उस समय कि मतलब ये प्रकाश की भांति उनके जीवन में काम किया था। मैंने उस गंदगी से बाहर निकल आया हूँ। मतलब ये बोलते हैं अब लेखक कि मैं तो उस गंदगी से बाहर निकल आया, लेकिन लाखों लोग आज भी उसी घिनौने गंदगी में जी रहे हैं। बोलते हैं कि मैं तो अपनी मेहनत करके मतलब लेखक बन गया हूँ, तो अब तो मैं बाहर निकल आया हूँ, लेकिन अभी भी जो लोग वहाँ चौहड़ जाते के हैं वो अभी भी वही दलदल में फंसे हुए हैं, वैसे ही दुखों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी के साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया और कल की वीडियो में हम लोग देखने वाले इनके सारे क्वेश्चन आंसर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।